वेलकम बैक। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई राह दे रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो मेन सेशन हमारा होगा फिजिक्स का गिने चुने एकदम बहुत ही बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके साथ आ चुका हूं। और टेलीग्राम पे मैंने इसकी पीडीएफ करीब करीब सुबह ही मैंने डाल दी थी। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और मैं आपके साथ लाइव जुड़ रहा हूं। और जितने भी लोग हैं, सबसे पहला नंबर, फटाफट नए यूजर्स होंगे तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाइए और इसका पहला क्वेश्चन को बनाइए। चलिए जवाब आप दीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होती है और उसमें भी क्या है, मिनट में बताना है। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। आपका जवाब देना है कि द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इन मिनट्स कितना होगा। तो मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आई मतलब होता है आंख, ठीक है। अगर इसकी न्यूनतम दूरी पूछा जाता है तो 25 सेंटीमीटर होता है, डिस्टेंस विजन के लिए न्यूनतम दूरी। अगर मैक्सिमम के लिए पूछा जाता तो क्या होता, इनफाइनाइट, ठीक है। अगर रेंज पूछा जाता तो रेंज हो जाता 25 सेंटीमीटर से लेकर के इनफाइनाइट तक के, ठीक है। लेकिन रिजॉल्विंग पावर पूछा है तो रिजॉल्विंग पावर होता है 1/60। ये किस चीज में, तो इन मिनट्स के रूप में, किसमें, मिनट्स में। और ये आर्क पर मिनट्स होता है, आर्क पर मिनट्स होता है। इस चीजों को याद रखना है आपको, ठीक है, आर्क पर मिनट। अब जरा सा समझते हैं मानव नेत्र क्या होता है। तो मानव नेत्र एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है, इट इज ए टाइप ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे वस्तुओं को हम क्या करते हैं, देख सकते हैं, यानी कि दृष्टि की अनुभूति होती है। चलिए, तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों में मैंने टिक कर दिया है, 1/60 और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्क्रीन पर आ गया है। जब तक आप दीजिए जवाब और हम कर लेते हैं थोड़े से बोर्ड को शार्प, ठीक है। और एक चीज मैं आपके साथ बता देना चाहता हूं, आज जो हमारा मॉक टेस्ट है वो किसी पार्टिकुलर चैप्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, आज मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है, आप टाइप कीजिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, है ना। तो निम्नलिखित में से विद्युत कौन सा व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के लिए पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर यानी कि P इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहला चीज तो हम आपको बताते हैं P इक्वल टू V इंटू आई होता है। V आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, I फॉर कैरेंट, I फॉर कैरेंट होता है। अब हम जानते हैं कि I इक्वल टू V अपॉन क्या होता है, R। V अपॉन क्या होता है, I इक्वल टू R। इस चीज को भी जरा हम लोग जान लेते हैं ध्यान से। अब I की जगह पर V बटा R इसको पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, V अपॉन R इक्वल टू बन गया V स्क्वायर बटा R स्क्वायर। यानी कि पावर का जो हमारे पास फॉर्मूला बन गया V स्क्वायर बटा कितना, R, ठीक है। R क्या होता है, तो R होता है रेसिस्टेंस, V क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। इन चीजों को हम लोग जरा ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो जवाब हो जाएगा हमारे पास, अब जरा मैच करवा लेते हैं। V स्क्वायर बटा R किस में है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में, माफ कीजिएगा इंग्लिश वाले में 2 ही ऑप्शन टाइप हुआ है, तीसरा नहीं हुआ है, तो आप टेंशन ना ले, ऊपर ऑप्शन तो सेम ही रहेगा, है ना। बाकी क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने कर दिया है। तो इसी के साथ मैं एक बार फिर से करना चाहता हूं, जो भी नए भाई बंधु होंगे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमें बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का दीजिए जवाब जब तक हम करते हैं अपना बोर्ड को साफ। चलिए, साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। और कल से हमारी लाइव क्लासेस चालू हो जाएंगी जैसे चलती थी, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन ये कहता है कि यूरेनियम में न्यूट्रॉन, क्वेश्चन नंबर 3, यूरेनियम में न्यूट्रॉन की संख्या। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये 92 और ये 238,
तो पहले मैं आपको बताता हूं, ये जो रहता है एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर जो होता है प्रोटॉन का संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का संख्या, और ये जो होता है एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तब यहां से समझते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है 238, और प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है आपका 92। तो अब यहां पर इस चीज को समझेंगे, 92 है, इसको इसमें से पुट कर देंगे, यानी 92 प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 238, और यहाँ पे बन जाएगा न्यूट्रॉन इक्वल टू 238 माइनस 92। तो जवाब दीजिए, 8 में से 2 चला जाएगा 6, और ये बच गया 23, 23 में से 9 चला जाएगा, यानी कि 9 में से 3 चला गया, 13 में से 9 गया तो 4, और बच गया 1, 146। चलिए, तो 146 का ऑप्शन किस में दिया गया है? ए बी सी में, तो सी में। तो जिस बच्चा का जवाब सी आ रहा है उनका जवाब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं चीज और समझाता हूं। एटॉमिक नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? ए से। एटॉमिक मास को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। किससे? जेड से। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है जेड माइनस ए, जेड माइनस ए। फॉर्मूला भी हम लोग लगा सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर जेड माइनस ए। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपके स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 4, और आप दीजिए जवाब, हम करते हैं अपने बोर्ड को साफ। चलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, जब तक दीजिए जवाब, और हमने कर लिया अपने बोर्ड को साफ। ध्यान से चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 4 10 4 10 4 10 2 2। चलिए मैं आपको सिंपल समझाता हूं। ये जो क्वेश्चन है बाइनरी नंबर का है, तो पहले बाइनरी नंबर का छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है बाइनरी नंबर का कॉन्सेप्ट। बाइनरी नंबर का क्या होता है कॉन्सेप्ट, तो समझिएगा। अगर किसी भी संख्या का बाइनरी नंबर का लिखना हो तो शॉर्टकट ट्रिक 1 2 4 8, मैंने ऐसे कीजिएगा, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, और 8 का डबल होगा 16। मतलब आपको जितनी तक की संख्या निकालने का है उस हिसाब से देखिए। तो ऑप्शन में तो 4 है, अब इसमें देखिए कि 4 कहाँ पे आ रहा है, तो पता चला कि 4 यहाँ है। ठीक है, तो 4 के नीचे रखेंगे 1, और बाकी ये साइड में रखेंगे 0 0। ये बन गया आपका बाइनरी, ये बन गया आपका बाइनरी। ठीक है, अगर बाय द वे तो क्वेश्चन नंबर जवाब देखिए कि 1 0 0, ऑप्शन नंबर कितना में है? ए बी सी। पता चला ए में है सर, पता चला किस में है? ए में। तो आपका ऑप्शन का जवाब क्या होगा? 4 नंबर का ए। और एक चीज और सुन लीजिए, अगर बाय द वे आपको कहता है 15 का बाइनरी क्या होगा, तो टेंशन ना लें, 15 का बाइनरी कैसे निकालते हैं, तो इसमें जोड़ करके देखिए कि कितना जोड़ने पर 15 आएगा। पहला चीज ध्यान से आपको देखना है कि इन सभी संख्याओं में से किस किस को लिए तो 15 आ गया। तो पता चला 8 4 12 2 14 1 15, यानी कि इतनी संख्या को लेने पर हमारे पास क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। किसको किसको? 8 4 2 1 को। तो इस सब संख्या न लिए हैं 15 में, तो सब संख्या लिए थे 1 2 3 4 हो, तो 1 1 1, यानी कि 1 1 1 1, ये बन गया आपका 15 का बाइनरी। ठीक है, अगर बोलता है 2 का बाइनरी, तो 2 के नीचे लिखते हैं 1, और बाकी सबके इधर लिखते हैं 0। अगर बोलता है 3, तो 2 और 1 हो गया 3, तो ये दोनों के बीच में लिखते हैं 1। अगर बोलता है 4, तो केवल 4 और बाकी सबके 0। अगर बोलता है 6, तो ये दोनों होता है 4 2 6, तो 1 1, बाकी सब 0। इस तरह से बाइनरी निकाला जाता है। ठीक है, और जिन लोगों को बाइनरी पर मेरा एक स्पेशल क्लास है, आप हमें कमेंट बॉक्स में फटाक से लिख दीजिए, मैं उस पर जल्दी आपका नेक्स्ट वीक अगले क्लास में बाइनरी पेपर पर लेकर आऊंगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं आगे नंबर क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, बाइनरी एडिशन 1 + 1 = 2। जवाब दीजिए फटाक से, ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है। बाइनरी एडिशन पूछा गया है आपसे कि 1 + 1 का वैल्यू क्या होगा। टेंशन ना लें, संतुलन बना के रखिए, और आपका भी क्वेश्चन का जवाब फटाक से मिलते रहेगा। देखिए कैसे होता है जवाब। तो बाइनरी नंबर में 1 + 1 ये होता है 1 0। बाइनरी नंबर में 1 + 1 ये होता है आपका 1 0। ठीक है, देखिए कैसे 1 का लिखेंगे 1, और ये भी 1 का होता है 1,
जोड़ेंगे तो 1 का 1 हो जाता है 2 और 2 का बाइनरी होता है 1 0। देखिए कैसे, 1 दूनी 2, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 यहाँ है तो इसके नीचे लिखेंगे 1, अब बाकी साइड में कितना लिखेंगे 0। अभी अभी मैंने समझाया कि बाइनरी लिखने का तरीका 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इधर 1 हो गया और इधर क्या हो गया 0 1 0, तो यानी कि 1 + 1 का बाइनरी कितना होगा 1 0। ऑप्शन मारिए, सी नंबर आपका ऑप्शन क्लियर हो गया। कोई दिक्कत इसमें? अगर दिक्कत कहीं पर भी नहीं बुझा रहा है तो फटाक से लाइक कीजिए और शेयर करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए फटाक से, ठीक है ना। हम चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन के बाद 6ठे नंबर, और गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है। तो जब तक आप ABCD में दीजिए जवाब, और यहाँ पे कर लेते हैं हम अपने बोर्ड को स्टार्ट। तो चलिए, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 6 कहता है और गेट। तो पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि गेट होता है क्या। तो गेट तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए सर्किट होता है, एक प्रकार का डिजिटल डिवाइस में जो लॉजिक गेट इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो डिजिटल डिवाइस। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि लॉजिक गेट का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो डिजिटल डिवाइस। डिजिटल डिवाइस। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि डिजिटल डिवाइस होता क्या है, तो वह डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को कंट्रोल करके यूज किया जाता है, वे सब डिजिटल डिवाइस होता है, तथा बाइनरी ऑपरेशन पर आधारित होता है, ठीक है। चलिए, डिजिटल डिवाइस होता है, इनपुट आउटपुट का सिस्टम लगा रहता है। तो गेट मुख्य रूप से और होता है, एक एंड होता है और एक आपका नॉट होता है, ठीक है। अब और का मतलब होता है प्लस और एंड का मतलब होता है डॉट, जिसको गुना भी कर सकते हैं हम लोग, और नॉट का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। ये उसको समझिए थोड़ी देर के लिए कि जोड़ का परफॉर्मेंस है और ये आपका गुना का परफॉर्मेंस है और ये आपका अपोजिट का परफॉर्मेंस है। अपोजिट कहने का मतलब होता है उल्टा। याद रखने के लिए सबसे इजी तरीका होता है, अब समझिए, अब जैसे लिखते हैं ए और बी एक्सप्रेशन देना है, तो इसका कहने का मतलब हुआ ए प्लस बी। अगर यहीं पर ए एंड बी गेट रहता है, बीच में गेट है, एंड गेट रहता, तो एंड गेट के हिसाब से हम इसको करते हैं ए डॉट बी। अगर बीच में ए नॉट रहता, क्या रहता नॉट, तो इसमें सिंगल इनपुट रहता है और ये सीधे हो जाता ए डैश, यानी कि उल्टा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको समझने के लिए अगर 0 है तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 है तो ये क्या हो गया 0। ये होता है एक्सप्रेशंस। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि और गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होगा, और गेट के लिए बूलियन व्यंजक, तब टेंशन नहीं लीजिए। और गेट में मैंने आपको क्या बढ़ाया, जोड़, तब जोड़ के हिसाब से देखिए कि किस में है, तो पता चला डी में, पता चला किस में, पता चला डी में, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। पहला नंबर ऑप्शन है जो नॉट ऑप्शन है, एक ऊपर क्या कर दिए तो नॉट ऑप्शन, प्लस कर दिए तो कौन सा, और गुना कर दिए नॉट। इसके अलावा ये दोनों को मिक्स कर दीजिएगा तो नॉर बन जाएगा, और ये दोनों को मिक्स कर दीजिएगा तो नैंड बन जाएगा। ये 2 गेट ऐसे बन जाता है एक्स्ट्रा। अगर नॉर का पूछा जाता हमसे तो ए प्लस बी के रैंक कर देते हैं, और नंड का पूछा जाता है तो ए डॉट बी के ऊपर रैंकिंग लगा देते हैं। तो ये बन गया गेट आपका, ठीक है। तो अब ऑप्शन देख रहे हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर। कोई शक इसमें? चलिए, कोई शक नहीं है। और अब पहली बार हमारे चैनल पर है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, दीजिए तब तक ABCD में जवाब कमेंट बॉक्स को दीजिए भर, और हम चलते हैं आगे क्वेश्चन। 7वां नंबर का था यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो कुछ हिंदी वाला बच्चा नाराज हो सकता है तो मैं उसको बता देता हूं। मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक पूछा जाता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो मेरे दोस्त JT इनवर्स 1 होता है। JT इनवर्स 1 होता है। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, आपको विशेष मैग्नेटिक का एक स्पेशल लेक्चर लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चुंबकशीलता होता है, या जबरदस्त है, चुंबकशीलता होता है। चलिए
किसी पदार्थ का वह गुण, सबसे पहला नंबर हम लोग डिफिनीशन को डिस्कस करते हैं किसका, चुंबकशीलता, जिसको कहते हैं परमिएबिलिटी। क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी। ये इसका हम लोग डिफिनीशन डिस्कस करते हैं चुंबकशीलता का। किसी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने पर उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है या प्रदर्शित करने में सहायता प्रदान किया जा सकता है। फिर से समझ लीजिए, कोई भी पदार्थ, क्या है, कोई भी पदार्थ है, उसका वह गुण जो उसे चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है, उसे ही कहते हैं परमिएबिलिटी यानी कि चुंबकशीलता। और पूछा जाता है कि चुंबकशीलता बराबर होता है क्या, तो B/H, जहां B आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जबरदस्त क्वेश्चन है और ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, खासतौर से रेलवे एसएससी में भी बहुत बार क्वेश्चन है। आप समझिए, निम्नलिखित में से नमन कोण के लिए कौन सा सही है, नमन कोण का मान। तो पहला चीज हम लोग ये भी समझेंगे कि नमन कोण को नति कोण भी कहते हैं, नमन कोण को नति कोण भी कहते हैं। और अंग्रेजी में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एंगल ऑफ डिप। तो डिप एंगल या फिर नमन एंगल, जिसे हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं, और इसका जो जवाब होगा मेरे दोस्त वो tan थीटा के साथ, tan डेल्टा के हिसाब से चलता है, tan डेल्टा BV अपॉन HV, BV अपॉन HV, सॉरी BH, सॉरी गलती हो गया, BV अपॉन BH। यहाँ पर B का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और V का मतलब होता है वर्टिकल कंपोनेंट, और H का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको याद रखेंगे, V फॉर वर्टिकल कंपोनेंट और H फॉर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो tan डेल्टा बराबर V वर्टिकल्स बटा V हॉरिजॉन्टल। अब इसका वैल्यू समझेंगे। ये तो हमारा जवाब निकल गया कि BH बटा B, नंबर ऑप्शन आ गया है कि हमारा tan डेल्टा बराबर BH बटा B होगा। देखिए टिक मैंने मार दिया, चलिए नीचे भी मैंने आपको टिक मार दिया। ठीक है, रेड से आपका टिक चल रहा है स्क्रीन पर, देखिए जहां पे क्वेश्चन है। अब लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये है कि इसका मान ध्रुवों पर कितना होगा और विषुवत रेखा पर कितना होगा, इक्वेटर। इक्वेटर कहने का मतलब होता है ध्रुव, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर इसका मान कितना होगा। तो ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री और विषुवत रेखा का मान 0 डिग्री। ये भी रट लेना है आपको, इसमें कोई शक नहीं करना। ठीक है, भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान होता है 0 डिग्री और ध्रुव पर मान होता है कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, नमन कोण होता है क्या, तो किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी तीव्रता क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे ही हम लोग कहते हैं उस स्थान का नति कोण या फिर नमन कोण। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं, नमन कोण का डेफिनेशन क्या होगा। तो किसी भी स्थान पर, कोई भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी, परिणामी मतलब होता है रिजल्टेंट, तीव्रता क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नमन कोण। और जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी पर कितना होता है ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर 90 डिग्री, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पढ़ते हैं। इसको कब, जब तक आप दीजिए जवाब। हाँ, द वैल्यू ऑफ डिप एट द अर्थ मैग्नेटिक पोल। तो यहाँ पर जो केवल लिखा है अर्थ मैग्नेटिक पोल, तो यहाँ पर समझिए पोल का मतलब क्या होगा, ध्रुव, ध्रुव। तो ध्रुवों पर भैया हमने अभी आपको कितना बताया, बताइए जरा गौर से। देखिए अभी मैंने मिटाया नहीं है, लिखा हुआ है कि ध्रुवों पर मैंने कितना आपका बताया है, 90 डिग्री। डेफिनेशन के साथ हम लोग चले थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में जरा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका तो जवाब होगा 90 डिग्री सी। आपको पता कैसे चला, तो देखिए यहाँ पर लिखा है अर्थ मैग्नेटिक्स, वहां देखिए इंग्लिश वाले क्वेश्चन में मैंने रेड किया अर्थ मैग्नेटिक पोल, यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर का कोण, डीप एंगल। ठीक है, तो डीप एंगल ध्रुवों पर 90 डिग्री। अगर क्वेश्चन विषुवत रेखा बोलता है तो कितना कर देते हैं, 0 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 और आप दीजिए जवाब जब तक हम करते हैं बोर्ड को अपना साफ।
आज मैं आपको पूरी तरह से मिक्स क्वेश्चन का एक श्रृंखला लेकर के आया हूं, और ये मिक्स क्वेश्चन का सवालों का सिलसिला है जो हमेशा चलते रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर, निर्वात की चुंबकशीलता होती है। तो निर्वात यानी कि वैक्यूम, और वैक्यूम कहने का मतलब होता है म्यू नॉट। नॉट जैसी लगा दिए तो उसका मतलब होता है वैक्यूम में, और वैक्यूम की चुंबकशीलता पूछा जा रहा है तो इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। वैक्यूम की चुंबकशीलता होता है 4 पाई गुना 10 के पावर -7 HM, 4 पाई गुना 10 के पावर -7 HM इनवर्स, ये होता है। कहाँ पे है ऑप्शन आपका? 4 पाई गुना 10 के पावर -7। तो 4 पाई गुना 10 के पावर -7, तो पहला नंबर ऑप्शन। कितना नंबर ऑप्शन? पहला नंबर। इसको आप याद कर लीजिएगा, हेनरी पर मीटर, यहां पर याद कर लीजिएगा हेनरी पर मीटर। ठीक है, चलिए ये भी जरा क्वेश्चन जबरदस्त आता है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए। कितना? ऑप्शन नंबर ए चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 12, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो इसको जरा सा हम लोग याद कर लेते हैं। और एक चीज मैं आपको ये भी बता देता हूं, इसे हम लोग मैग्नेटिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। मैग्नेटिक कांस्टेंट, ये भी हम लोग जानते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 जो हम लोग चल रहे हैं, मैग्नेटिक कांस्टेंट। अब पूछा गया निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो निर्वात में होती है वो होती है सर 0। याद रखिएगा, ये होता है 0। निर्वात यानी कि वैक्यूम, वैक्यूम में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है वो 0 होता है। इसको याद रखेंगे, वैक्यूम में कितना होता है? 0। ससेप्टिबिलिटी बराबर होता है चुंबकीय तीव्रता बटा चुंबक क्षेत्र। ये भी मैं आपको बता देता हूं, चुंबकीय प्रवृत्ति बराबर अगर फॉर्मूला पूछ दिया जाए, अगर पूछ दिया जाता है कि चुंबकीय प्रवृत्ति बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है, कमेंट बॉक्स पर आप लोग एकदम रुकना नहीं चाहिए। आंसर ABCD जो भी आता है कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करते रहिए। चुंबकीय तीव्रता बटा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता बटा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इस चीजों को जरा सा हम लोग समझेंगे। चुंबकीय प्रवृत्ति बराबर चुंबकीय तीव्रता बटा चुंबकीय क्षेत्र, ये भी आपसे क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है। इसे हम इसके द्वारा सूचित किया जा सकता है, ये डिनोशन चिन्ह है। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी, तो 12 का मैंने 0 लगा दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, और 13 का दीजिए जवाब। जब तक हम करते हैं थोड़ा सा बोर्ड को साफ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर बता रहा है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल कितनी होती है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको रट लेना है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल, तब विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, याद रखना है। C से स्पीड ऑफ लाइट भी करते हैं, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग है तो विद्युत चुंबकीय तरंग किसको कहते हैं? EMW, और उसकी चाल यानी कि उसकी चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर मानी जाती है, प्रकाश की चाल के बराबर मानी जाती है, इसीलिए हम लोग उसे C से सूचित करते हैं। और इसका जो तरंग चाल होगा √μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला रट लीजिएगा, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन आ गया आपका C, पहला नंबर, और आंसर लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पर। हाँ, दीजिए जवाब। चलिए फटाक से आते हैं भाई, समय में आपका बिल्कुल ही लॉस नहीं करूंगा। जो लोग फालतूगिरी में इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं उनके लिए मैं विशेष रूप से कहूंगा कि आप डायरेक्ट केवल फोकस कीजिए अपने स्टडी पर, क्योंकि स्टडी एक ऐसा जरिया है जिससे दुनिया का हर काम हो सकता है। और एक प्रख्यात विद्वान नेल्सन मंडेला ने भी
आपने अंतिम समय में यही बोला था कि दुनिया में कोई भी चीज हासिल करना हो तो शिक्षा आपको जरूरी होता है, बिना शिक्षा के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य का मान कितना होगा, ये सवाल पूछा जा रहा है और ये लगभग 10 के पावर -7 मीटर होता है। इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका तरंग दैर्घ्य का मान पूछ रहा है जो कि 0.01 से लेकर के नैनोमीटर तक चलता है। कितना? 10 नैनोमीटर तक, 10 नैनोमीटर तक 0.01 mm से। तो इसका तरंग दैर्घ्य 10 के पावर -7, ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 नंबर सवाल में। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है मेरे दोस्त, इसका ऑप्शन होगा बी गुना ई के पैरेलल, ई के पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है समानांतर। अब समझिए होता है कैसा, देखिए ये आपका 3D इफेक्ट है। अब यहाँ पे समझेंगे, इसमें एक क्या होता है आगे की ओर ऐसे करके चल रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है, ठीक है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है यह ऐसे। जस्ट लाइक देखिए कि एक हाथ इधर और एक हाथ ऊपर, यानी एक ऐसे ऐसे चल रहा है और एक ऐसे ऐसे ऊपर उठ के चल रहा है, ठीक है, एक ऐसे ऐसे और एक ऐसे ऐसे, और दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, तो ये होता है समानांतर, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो डाउनिंग का ग्राफ है और ये हमारा अप का ग्राफ है, ठीक है, ये बैक साइड का एरिया है और ये अप साइड का एरिया है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बगल में GIF के रूप में दिखाता हूँ। देखिए आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, पिक्चर देख लीजिए आ गया है आपका। हाँ, अब मैं उसको हटाता हूँ और इसका जवाब होगा सी नंबर। सी नंबर जवाब आ चुका है, देखिए फटाक से। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल में। जब तक किसी इलेक्ट्रॉन का आवेश, चलिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, पिछले सेशन में लगभग 2-3 सेशन में ये क्वेश्चन आ चुका है, ये तो आपसे छूटेगा नहीं। और तो टुकुर टुकुर देखिए मत, जवाब फटाक से दीजिए कि किसी की इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन में आवेश का मान कितना होता है, और ये टेंशन लेने की बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। अगर 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 प्रोटॉन पर पूछ देता तो प्रोटॉन पर भी इतना ही होता, प्रोटॉन पर भी इतना। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का मास पूछ देता हमसे तो मास बराबर 9.3 गुना 10 के पावर -31 kg, और प्रोटॉन का मास पूछ देता तो मास बराबर होगा 1.67 गुना 10 के पावर -27 kg। ये मास, ये आवेश, ये आवेश, ये मास, इस पे नेगेटिव होता है और इस पे पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है तो भैया इसका नेचर है। नेचर कहने का मतलब क्या होता है? प्रकृति, आवेशों की प्रकृति। इलेक्ट्रॉन पर होती है नेगेटिव और प्रोटॉन पर क्या होती है? पॉजिटिव, ठीक है। चलिए तो इसका जवाब हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, बी नंबर ऑप्शन। कितना नंबर ऑप्शन? बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से अल्फा कणों के लिए कौन सा सही है? तो मिटाने की कोई जरूरत नहीं है, बात यहाँ पर अल्फा कण हो रहा है। तो अल्फा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें जरा देखिए कि 2 इलेक्ट्रॉन है ऑप्शन, इसमें कहीं पर भी 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? अल्फा कण में नहीं दिख रहा है। तो इलेक्ट्रॉन तो 2 होता है, और प्रोटॉन की जब बात करते हैं तो उसमें इसका अल्फा He2 4 के हिसाब से इसमें अल्फा चलता है। चूंकि अल्फा जो कण होता है हीलियम के इक्विवेलेंट होता है। अल्फा कण हीलियम कणों के बराबर होता है, तो 2 है परमाणु संख्या, तो 2 प्रोटॉन इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 और 4 तो यानी कि 2 गो न्यूट्रॉन्स। 2 को कितना रहेगा? न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कहीं ऑप्शन में आपको नहीं लिखा हुआ, देखिए ध्यान से, कहीं भी लिखा है ऑप्शन नहीं, कदरों ने लिखा है। तो हमको प्रोटॉन और किसको चाहिए? न्यूट्रॉन। अब ऑप्शन में देखिए 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन आपको आराम से दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिखा, टुकुर टुकुर देखिए उसको, और ऑप्शन नंबर बी को आप मार लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, अगर इस वीडियो की PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम पे जाइए, विजय सर बिहार सिर्फ सर्च कीजिए, आपको फटाक से हमारा ग्रुप आ जाएगा,
उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 18 नंबर सवाल। और 18 नंबर सवाल में कहता है निम्नलिखित में से कौन सही है। 1 kWh, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा साफ। चलिए तो हम बोर्ड को कर लिए साफ और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से 1 kWh बराबर कौन सही है। तो कौन सही है, तो 1 kWh का वैल्यू होता है सर किलोवाट आवर, जो कि पावर का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 kWh बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। तो ऑप्शन नंबर हो गया 1। ऑप्शन नंबर कितना हो गया 1, ठीक है। अगर एनर्जी का यूनिट FPS में पूछे, किसमें पूछे, FPS में, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि पावर का FPS मात्रक क्या होता है। तो आंख बंद कीजिए और एनर्जी का FPS यूनिट बताइए। HP क्या होता है, HP यानी कि हॉर्स पावर। एनर्जी का यूनिट FPS में पूछता है तो उसका क्या जवाब होगा, हॉर्स पावर, ठीक है। और 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 746 वाट। 746 वाट, ठीक है। कोई तकलीफ इसमें। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सा सही है। तो अरे भाई प्रत्यावर्ती धारा के लिए, प्रत्यावर्ती धारा को अंग्रेजी में कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो विच इज द करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्टरनेटिंग करंट। IRMS ये सब का वैल्यू निकालना है ना, तो टेंशन ना लें। IRMS का वैल्यू होता है 707 देख लीजिए कहीं पर भी आपको लिखल है, A नंबर ऑप्शन में 707 लिखल है और वही आपका हो जाएगा सही, ठीक है। IRMS बराबर होता है 0.707I0। फटाक से आइए, ये वैल्यू आता कहां से है। अब सवाल ये है कि ये वैल्यू आता कहां से है। तो इसका बराबर होता है 1/√2। तो √2 को ऊपर से नीचे गुना कर लेते हैं तो हम लोग आता है I√2 हर का परमेयकरण √2/2 × I0। √2 का वैल्यू 1.414 होता है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तब चलता है 0.707 I0, ठीक है। ये होता है IRMS का वैल्यू। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। इसका एक्चुअल जब वैल्यू पूछा जाता है तो इसका एक्चुअल वैल्यू होता है I0 = √2 × IRMS। और यही गुना वाला कहाँ जाएगा, भागा में, तब जाकर के ये बनता है हमारे पास, ठीक है। चलिए तो आपका जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 19 का 1 नंबर, जहां जहां भी A दिख रहा है आपका जवाब हो जाएगा सही। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और काफी इजी मान है, इसमें तो मेरा ख्याल से लगता है कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहने का मतलब होता है पीक वैल्यू। कितना वैल्यू, पीक वैल्यू। 220 वोल्ट का शिखर वैल्यू कितना होगा, पीक वैल्यू। अल्टरनेटिंग करंट का पीक वैल्यू, तो पहले मैं ये आपको ये समझा देता हूँ। पीक वैल्यू वह वैल्यू जिससे ऊपर अब जा नहीं सकता है, वो लास्ट हो गया, उसी को कहते हैं पीक वैल्यू, ठीक है। तब पीक वैल्यू इसका जो जवाब हो जाएगा, सबसे पहला नंबर 220 वोल्ट है, तो इसका जो आंसर होगा 220 √2 × वोल्ट। 220 वोल्ट √2 ये होता है पीक वैल्यू। सर पीक वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पीक वैल्यू के लिए निकालने पहले एप्सिलॉन नॉट = √2 × RMS VRMS। इसको याद रख, सॉरी गलती लिख दिया मैंने, बी नहीं, एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन RMS। ये भी आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि एप्सिलॉन नॉट के लिए तो √2 × एप्सिलॉन RMS, ठीक है। भी निकालना हो यानी पीक वैल्यू निकालना हो तो पीक वैल्यू इक्वल होता है √2 × V0। पीक वैल्यू √2 × V0 और V0 का वैल्यू दिया गया है 220 वोल्ट। कितना वोल्ट, 220 वोल्ट।
उसमें केवल √2 को क्या कर दीजिए, गुना, तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 220 गुना √2 अर्थात 220 √2। अब चूंकि ऐसा यूनिट वोल्ट में है तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्ट। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका समाप्त हो गया, बी आंसर हो गया। नेक्स्ट में अब इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं, हमारा आज का क्वेश्चन बीसी था। अब आप बताइए कि आप 20 में से 20 कितने मार्क, कितने बच्चे ऐसे हैं जो आउट ऑफ 20 में से 20 लाए हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिए। आपके मार्क्स 20 में कितने आए हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 20 में कितने लाए ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए विजय सर बिहार शरीफ में, जहाँ पे मैं वीडियोस लाने से पहले मैं पीडीएफ एक बार अपलोड कर लेता हूँ। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि पहले सॉल्यूशन से पहले बनाना चाहते हैं, तो पहले आप उसको बना लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन में आंसर आइए। और अगर आप लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जहाँ पर एवरी सेशंस हमारा ऑब्जेक्टिव सेशंस होता है। हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस आने लायक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, जो भी नए यूजर्स होंगे उनको धन्यवाद, और जो हमारे पुराने बने हुए मित्र हैं मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आने वाले दिन आपका दिन अच्छा गुजरे। धन्यवाद और जय हिंद।